वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के टॉपिक में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को बनाते वक्त जो कैलकुलेशंस की जाती हैं और उसको जो प्रेजेंट किया जाता है उससे रिलेटेड कुछ टिप्स पर बात करेंगे। पहली बात तो ये कि आपका जो फोकस है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को का पोर्शन करते हुए वो दो चीज़ों पर होना चाहिए। नॉन करंट एसेट यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। और नॉन करंट एसेट्स के अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर भी होना चाहिए, लेकिन इसमें ख्याल रखना है कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, क्योंकि वो तो फिर ऑपरेटिंग में आ जाएंगी। और ना ही वो लेनी है जो कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो फिर जो कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पोर्शन के अंदर कवर हो जाएंगे। उनके अलावा वाली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेनी है। दूसरा मामला आपने ये देखना है कि जो रिलेटेड इनकम है वो भी शामिल हो गई हो, उसकी रिसीट जो कैश में इनफ्लो आया होगा वो भी लाजमी तौर पर इंक्लूड हो गई हो, उसका ख्याल रखें। फॉर एग्जांपल अक्सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है तो उससे रिलेटेड आपको रेंट रिसीव हुआ होगा, या अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म तो उन पर हो सकता है डिविडेंड रिसीव हुआ हो, तो वो भी आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपने याद से शामिल कर लिया हो, क्योंकि उसको अगर आप ओमिट कर देंगे तो फिर आपका बैलेंस टैली नहीं होगा। थर्ड ये है कि टी अकाउंट्स बनाएं जहां पर भी फिगर्स मिसिंग हो, बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आप फिगर्स मालूम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट बनाकर अक्सर कैश एडिशन मिल जाता है, कभी कभार डिस्पोज्ड एसेट्स की कॉस्ट मिल जाती है। और जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नेट बेसिस पर बन रहा हो तो तब इससे आप डेप्रिसिएशन की फिगर या बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोज्ड एसेट भी निकाल सकते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाकर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है जिसको हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड बैक करना होता है वो मिल सकती है। और डिस्पोजल अकाउंट बनाकर डिस्पोजल की प्रोसीड्स या गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की फिगर मालूम हो सकती हैं। फिर एक और बात का भी इन अकाउंट्स को बनाते वक्त खास तौर पे ख्याल रखना है कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो नॉन कैश आइटम होते हैं जिनकी वजह से एसेट्स में चेंज तो आ रहा होता है लेकिन आपने उस चेंज को कैश फ्लो में नहीं लेने होता। फॉर एग्जांपल गेन ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसकी वजह से एसेट कम या ज़्यादा हो रहा होता है लेकिन रीज़न कैश फ्लो नहीं होती। एसेट लीज पर एक्वायर किया हो, एसेट शेयर इशू कर कोई एसेट खरीदा हो तो एंट्री होगी एसेट डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट क्रेडिट। इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। या जहां पर एसेट खरीदे हों या बेचे हों ऑन क्रेडिट तो अगेंस्ट पेएबल्स, तो फिर वो भी आपका कैश फ्लो रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं होगी, वो कैश फ्लो में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे कॉमन क्यूरी आती है कि जी इसको क्या ग्रॉस बेसिस पर लेना चाहिए या नेट बेसिस पर लेना चाहिए। तो इसमें बड़ा सिंपल सा एक रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। बाजू ये यानी हर जगह पे तो नहीं अप्लाई होगा, लेकिन यानी आप अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपकी एरर ख़त्म हो जाएंगे। यानी कुछ जगह पर ये हो सकता है कि आप नेट बेसिस पर बनाएं तो जहाँ पे ग्रॉस बेसिस का डाटा भी अवेलेबल हो तो वहाँ भी जवाब ठीक आ जाए, लेकिन अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो हर सिचुएशन में आपका जवाब ठीक आ रहा होगा। आपको नेट बेसिस पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बनाना होगा जहां पे मजबूरी हो। मजबूरी मतलब कि सेपरेट डाटा अवेलेबल ही नहीं है। क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो फिगर दी हुई है वो नेट बेसिस पर ही दी हुई है, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग नहीं दिया हुआ। जब डाटा ही अवेलेबल नहीं है अलग अलग तो फिर तो आपको नेट बेसिस पर ही बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ग्रॉस बेसिस पर बनाना चाहिए। ग्रॉस बेसिस पर बनाने का क्या मतलब है कि कॉस्ट का अकाउंट अलग बनाएं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बनाएं। अच्छा, इसमें रीज़न क्या है, क्यों अलग बनाएं, अब नेट पर क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हो सकता है कि कॉस्ट अकाउंट बनाएं तो वहाँ पर कैश के एडिशंस की फिगर मिसिंग हो, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएं तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन की फिगर मिसिंग हो। तो अगर आप इन दोनों अकाउंट्स को अलग अलग ना बनाते और नेट करके बना देते तो ये चीज़ें दोनों अलग अलग आपको डिटरमिन ना हो सकती, तो फिगर दो मालूम करनी थी। तो ये जो देखें कि नेट बेसिस पर अगर आप बनाते हैं तो एक अकाउंट बनाते हैं, फिर इसके अंदर आपने डिस्पोजल जो है वो बुक वैल्यू पर लेना होता है और इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी आती है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो अगर आप ग्रॉस बेसिस पर बनाते हैं तो फिर डिस्पोजल जो है वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकाउंट में, क्योंकि उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाती है। और फिर डेप्रिसिएशन जो है वो भी आपको कॉस्ट अकाउंट से नहीं पता चलती बल्कि वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से पता चलती है। तो एक तो ये इम्पैक्ट ध्यान में रखना है। लास्ट टिप ये है कि जहाँ पर कुछ आइटम्स हों और जिनका करंट और नॉन करंट के अंदर बैलेंस बाइफरकेट हुआ होता है तो जब आप टी अकाउंट्स बना रहे हो तो उनको कंबाइन करके बनाएं, जैसे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट या लीज ऑब्लिगेशन। वैसे आप अलग अलग भी बना लें तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा बेहतर हो सकेंगी। फॉर एग्जाम्पल डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अमूमन करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट हुई होती है। तो आप ओपनिंग बैलेंस जब लें तो नॉन करंट का भी लें, करंट का भी लें। इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस भी नॉन करंट का भी लें, करंट का भी लें। फिर आपको जो प्रॉफिट और लॉस में अमोर्टाइजेशन चार्ज किए वो करेंगे तो एज अ बैलेंसिंग फिगर वो अमाउंट जो कैश के तौर पे रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर वो पता चल जाएगी। इसमें कंबाइन करने से इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता
वैसे तो आप कहेंगे जी एक्चुअली तो अकाउंट्स अलग अलग बनते हैं, जी बिल्कुल बनते हैं, लेकिन कंबाइन करने से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि कैश फ्लो में करंट और नॉन करंट नहीं होता। करंट और नॉन करंट होता है एसेट और लाइबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन में। तो कैश फ्लो निकालने के लिए आप जब इनको कंबाइन भी कर दें तो उससे कैलकुलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।